तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं वो एक रियल स्टोरी पे बेस्ड है, जहां एक कातिल है जिसने 25 बच्चों को मारा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक लड़के को जिसका नाम है प्रेम। वह बड़े ध्यान से कौन बनेगा करोड़पति देख रहा होता है और हैरानी की बात यह है कि उसे हर सवाल का बिल्कुल सही जवाब पता होता है। प्रेम की एक पत्नी और एक बच्ची भी है जो गांव में रहते हैं। यहाँ शहर में प्रेम एक कोठी का नौकर है और उसकी देखभाल करता है। किस्मत से कोठी का मालिक वहाँ नहीं रहता तो प्रेम आराम से बिना किसी टेंशन के सारा दिन खाता पीता और सोता है। लेकिन जैसे ही रात होती है कहानी एक खतरनाक मोड़ लेती है। हम देखते हैं कि प्रेम एक बड़ा सा चाकू उठाता है और बाथरूम में पड़ी एक बच्ची की लाश के टुकड़े टुकड़े कर देता है। इसके बाद कहानी में एंट्री होती है इंस्पेक्टर रामचंद्र पांडे की, जो बहादुर और ईमानदार पुलिस वाला बिल्कुल नहीं है। वह सिस्टम के बहाव में बहने वाला एक आम इंस्पेक्टर है। एक दिन एक आदमी अपनी बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने आता है, लेकिन पांडे उसे टाल देता है, ये कहते हुए कि जहाँ तुम रहते हो वहाँ तो बच्चे गायब होते ही रहते हैं, फिक्र मत करो, वहाँ सामने पोस्टर लगा दो, तुम्हारी बच्ची मिल जाएगी। जैसे ही वो आदमी थाने में पोस्टर लगाने जाता है वो देखता है कि वहाँ पहले से ही ढेर सारे मिसिंग पोस्टर्स लगे हुए हैं, यानी ये पहला मामला नहीं था और पुलिस की लापरवाही यहाँ साफ नजर आ रही थी। ये वही बच्ची थी जिसके कल रात प्रेम ने टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। अब हम देखते हैं कि कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते हैं, तभी बॉल नाली में चली जाती है। अली नाम का एक बच्चा उसे निकालने जाता है। बॉल तो मिलती है लेकिन साथ में एक हाथ भी। पुलिस मौके पर आती है और जांच पड़ताल शुरू करती है। वो नाली सेक्टर 36 और राजीव कैंप के बीच की थी। पुलिस आती तो है लेकिन इसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेती। वो रिपोर्ट्स में इसे बंदर का हाथ बताकर फाइल बंद कर देती है। उसी रात जब अली कहीं जा रहा होता है प्रेम उसे चॉकलेट का लालच देकर अगवा कर लेता है। प्रेम पहले बच्चों के साथ जबरदस्ती करता था और जब उसका दिल भर जाता तो उनके टुकड़े टुकड़े करके पास के नाले में फेंक देता। उसे किसी भी चीज का डर नहीं था क्योंकि उसे पता था कि इन गरीब परिवारों की कोई सुनवाई नहीं होगी। कहानी हमें प्रेम के बचपन में ले जाती है जहाँ उसका मामा जो एक कसाई था उसके साथ जबरदस्ती करता था। लेकिन एक दिन प्रेम को गुस्सा आ गया और उसने अपने मामा को चाकू से मार डाला और फिर उसके लिवर को कच्चा खा गया। अब सीन शिफ्ट होता है इस कोठी के मालिक बस्सी की ओर, जिसके मुंबई में गैर कानूनी बिजनेस है। ये भी कोई कम नहीं है। ये अपनी पोती से कह रहा होता है, लाओ मैं तुम्हारे कपड़े बदल दूं, लेकिन बच्ची कहती है नहीं मुझे मम्मी चाहिए। तभी उसकी पत्नी आ जाती है और बस्सी अचानक घबरा जाता है और सामान्य व्यवहार करने लगता है। लेकिन ठनक तो बन ही चुकी थी। बस्सी प्रेम को फोन करके कहता है, मैं कल आ रहा हूँ, चुमकी से कह दो कल रात किसी और क्लाइंट के पास न जाए। प्रेम ने ना जाने कितने बच्चों के साथ गलत किया और उन्हें मारकर ठिकाने लगा दिया, लेकिन उसे इसका बिल्कुल भी दुख नहीं था। वो रात को कौन बनेगा करोड़पति देखता, नाचता गाता और चैन से सो जाता। अब हम देखते हैं दशहरे का दिन है, मेला चल रहा है और रामलीला हो रही है। इंस्पेक्टर पांडे रावण का किरदार निभा रहे होते हैं। तभी चुमकी के पिता आते हैं और गुस्से में कहते हैं, मेरी बच्ची नहीं मिल रही, आप लोग कुछ करते क्यों नहीं? अगर आपकी बच्ची के साथ ऐसा होता तब आपको पता चलता। ये सुनकर पांडे भड़क उठता है। वो कहता है, मेरी बेटी के बारे में कैसे बोला मादरचोद, साला हमारी जिंदगी तो है ही नहीं, जब देखो मुंह उठाकर आ जाते हो। वहीं प्रेम भी वहां रावण का मुखौटा पहने अपना अगला शिकार ढूंढ रहा था। वो पांडे की बेटी को बेहोश करके ले जा रहा था, लेकिन तभी पांडे की नजर उस पर पड़ जाती है। पांडे उसके पीछे भागता है और प्रेम बच्ची को वहीं छोड़कर भाग निकलता है। छोटे लाल भी प्रेम के साथ एम्बुलेंस लेकर आया हुआ था, लेकिन जैसे ही उसने प्रेम को भागते देखा वो अनजान बनने का नाटक करते हुए तुरंत पांडे की मदद करने लगता है। पांडे प्रेम का पीछा करने की पूरी कोशिश करता है लेकिन उसे पकड़ने में कामयाब नहीं हो पाता। अब तक पांडे इस केस को नजरअंदाज कर रहा था, लेकिन जब आज उसने अपनी ही बच्ची के साथ वही होते देखा तो उसे अपनी ड्यूटी का एहसास हुआ कि उसने अब तक कितना गलत किया था उन मासूम बच्चों के परिवारों के दर्द को अनदेखा करके। और यही पांडे फैसला करता है कि वो इस केस को सुलझाएगा चाहे जो भी हो। पांडे ने खुद चुमकी के पिता को बुलाकर उसकी एफआईआर दर्ज की। चुमकी के पिता बताते हैं कि एक रिक्शे वाले ने चुमकी को मकान नंबर B5 के बाहर छोड़ा था और वो हमेशा उसी रिक्शे से सफर करती थी। लेकिन कहते हैं कि जब आप किसी चीज को पूरी शिद्दत से करने की ठान लो तो पूरी कायनात आपके पीछे लग जाती है आपको रोकने के लिए। कहानी में एंट्री होती है एक अमीर खानदान के बच्चे विवान की, जो कि स्कूल जा रहा होता है, लेकिन घर के सामने से ही कोई उसे अगवा कर लेता है। अब हर जगह सिर्फ विवान के अपहरण की ही चर्चा हो रही थी। मीडिया और पुलिस भी उसी केस के पीछे लगे हुए थे। पांडे मकान नंबर B5 में पूछताछ करने जाता है, जो कि बस्सी का घर था। दरवाजा खोलता है प्रेम, जो अपनी मासूमियत का दिखावा कर रहा था। पांडे पूछताछ शुरू ही करता है
कि तभी बस्सी अपने बड़े बड़े कनेक्शन का रौब दिखाने लगता है। आपके सीनियर और मैं साथ में पढ़े हैं, होम मिनिस्टर का बेटा भी मुझे जानता है, मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है। तभी वहाँ चुमकी के पिता आकर चिल्लाते हुए कहते हैं, इसी ने मेरी बेटी के साथ जबरदस्ती की है। बस्सी ठंडे लहजे में जवाब देता है, हाँ मैंने तेरी बेटी के साथ सोया, लेकिन मैंने तुझे इसके पैसे भी दिए थे ना, अब उल्टा मुझे ही दोष दे रहा है। यहाँ हमें पता चलता है कि चुमकी के पिता अपनी ही बेटी से धंधा करवाते थे। पांडे गुस्से में आकर सबसे पहले चुमकी के पिता को थप्पड़ मारता है और कहता है, कमीने, बाप होकर अपनी बेटी से ऐसा काम कराता है। बस्सी पांडे के सीनियर जवाहर को कॉल करता है, जो पांडे को बुलाकर कहता है, अगर तुम्हें केस सुलझाना है तो विवान का केस सुलझाओ, किसी बेगुनाह को क्यों परेशान कर रहे हो, और हाँ मेरी बात मानोगे तो आगे बढ़ोगे, नहीं तो मुश्किल में फंस जाओगे। इधर पांडे के जूनियर ऑफिसर्स ने चुमकी के रिक्शे वाले को पकड़ लिया था, उसके पास से चुमकी का फोन भी मिला। पांडे इस मामले की पूरी रिपोर्ट तैयार करके अपने सीनियर को दिखाता है और बताता है कि चुमकी हमेशा इसी रिक्शे से जाती थी, यही रिक्शे वाला उसे बस्सी के घर के बाहर छोड़ता था। बस्सी चुमकी के पिता को हर महीने पैसे देता था और चुमकी को भी हर रात का मेहनताना मिलता था। लेकिन उस रात जब रिक्शे वाला चुमकी को लेने गया तो दरवाजा प्रेम ने खोला। प्रेम ने चुमकी का फोन रिक्शे वाले को दिया और कहा, इसे ठिकाने लगा देना। रिक्शे वाले ने कुछ नहीं किया, लेकिन प्रेम ने जरूर कुछ गड़बड़ की है, इसलिए उसे हिरासत में लेना ही होगा, तभी सारा सच सामने आएगा। पांडे के सीनियर उससे कहते हैं, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि बस्सी को मत छेड़ो, तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब सस्पेंशन भुगतो। अब हमें दिखता है कि कई बच्चे गायब हो चुके हैं, लेकिन किसी को उनकी चिंता नहीं है, किसी को उनके माता पिता का दर्द नजर नहीं आता। लेकिन जैसे ही एक अमीर घर का बच्चा गायब हुआ, पूरा पुलिस डिपार्टमेंट उसी के पीछे लग गया और अपहरणकर्ताओं को सिर्फ 2 दिन में पकड़ लिया। वहीं दूसरी तरफ पांडे सस्पेंड तो हो चुका था, लेकिन शांत बैठने वाला नहीं था, उसने प्रेम पर नजर रखना शुरू कर दिया। तभी उसे छोटे लाल नजर आता है, जो प्रेम के साथ मिला हुआ था। पांडे अपने जूनियर के साथ मिलकर छोटे लाल को पकड़ता है और जैसे ही उसे 2-4 थप्पड़ लगते हैं, वो सब उगल देता है। वो बताता है कि प्रेम उसे ऑर्गन से सप्लाई करता था, जिसे बेचकर वो दोनों आधा आधा पैसा बांटते थे। अब पांडे का सस्पेंशन खत्म हो चुका था और उसे पता चलता है कि उसके सीनियर जवाहर द्वारा विवान का केस सुलझाने की वजह से उनका प्रमोशन होकर ट्रांसफर हो चुका है। नए सीनियर भी अब डिपार्टमेंट में आ चुके थे। जवाहर समझ चुका था कि पांडे कुछ ना कुछ जरूर करेगा, इसलिए उसने पांडे के जूनियर को कॉल करके कहा, क्या तुम मेरी तरह जिंदगी में आगे बढ़ना नहीं चाहते? अगर प्रमोशन चाहिए तो मुझे सब कुछ बता दो। अब हम देखते हैं कि पांडे ने जहाँ छोटे लाल को छुपा रखा था, वहाँ कुछ गुंडे आकर उसे उठा ले जाते हैं। वो गुंडे बस्सी के आदमी थे। पांडे अपने नए सीनियर को सब कुछ बताता है और छोटे लाल के ठिकाने पर लेकर जाता है, लेकिन वहाँ छोटे लाल गायब हो चुका होता है। पांडे गुस्से में अपने जूनियर को डांटते हुए कहता है, एक काम दिया था तुमसे, वो भी ठीक से नहीं कर पाए। तभी सीनियर कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं आदेश देता हूँ, प्रेम को तुरंत हिरासत में लो। प्रेम को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन वो एकदम चिल मूड में था, ना कोई टेंशन, ना माथे पर कोई शिकन। ऐसा लग रहा था जैसे वो पुलिस स्टेशन में नहीं, अपने दोस्त के साथ चाय टपरी में बैठा हो। पांडे के आते ही प्रेम उसके पैरों पर गिरते हुए कहता है, मुझे नहीं पता था कि वो आपकी बेटी है, वरना मैं उसे कभी हाथ भी नहीं लगाता। गलती हो गई मुझसे, माफ कर दीजिए, अगली बार पक्का ध्यान रखूंगा। वैसे भी कौन बनेगा करोड़पति शुरू होने वाला है, तो जो पूछना है जल्दी पूछ लीजिए, वरना शो छूट जाएगा मेरा। पांडे ने सख्त आवाज में पूछा, तुम चुमकी को जानते हो? प्रेम ने एकदम चिल होकर जवाब दिया, हाँ जानता हूँ, मैंने ही तो मारा उसे गला घोंट कर। पांडे और सीनियर ऑफिसर दोनों हैरान रह गए कि ये इंसान इतनी आसानी से इस सब की बात कैसे कर रहा है। प्रेम फिर से बोला, हुआ यूं कि सेठ जी घर पर नहीं थे, तो मैंने चुमकी को कस्टमर के बहाने बुलाया। देखो, वो मुझे कई दिनों से आंखों ही आंखों में इशारे कर रही थी। मैंने उसे फोन किया और कहा कि कस्टमर है, आजा। वो आई, मैंने उसे चाय पिलाई, बियर तक पीने को दी। इसके बाद भी वो अकड़ने लगी कि कस्टमर है तो ठीक है, वरना मैं जा रही हूँ। और जैसे ही जाने लगी, मैंने उसका हाथ पकड़ा और अपने दिल की बात कह दी, मुझे पता है तू सेठ के साथ सोती है, पर मुझे कोई दिक्कत नहीं है। प्रेम रुका और एक छोटी सी हंसी के साथ बोला। जैसे ही मैंने ये कहा, वो हंसने लगी और बोली, अरे भिखारी नौकर, अपनी औकात देखकर बात कर। मैंने उससे कहा, तमीज से बात कर, पैसे के लिए करती है ना ये सब? तो मैंने उसके मुंह पर पैसे फेंक दिए। फिर वो कहने लगी, अरे बाबा, इतना सारा पैसा एक काम कर, खुद में ही डाल ले। अब ये सुन मुझे गुस्सा आ गया। जब मैं अपने मामा का कच्चा लीवर खा सकता हूँ, तो ये लड़की क्या चीज है? प्यार का मतलब ये नहीं कि बेइज्जती सहूंगा। तो मैंने उसे मार दिया। जब वो मर गई तब किया ही ना जो मैं करना चाहता था, पहले कर लेने देती तो बच जाती। फिर प्रेम विस्तार से बताने लगा कि कैसे उसने चुमकी को मारा, पीटा और लाश को ठिकाने लगाया। वो इतना चिल होकर बताता था जैसे कोई खजाना छिपा रहा हो। पांडे ने सख्त लहजे में पूछा, तुम जिनको मारते थे उनके ऑर्गन्स निकालकर छोटे लाल को बेचते थे ना? प्रेम बिना झिझके जवाब देता है, हाँ और क्या,
मैंने सोचा जब मार कर खा ही रहे हैं तो क्यों ना थोड़े पैसे भी कमा लें। फिर मैंने उनके ऑर्गन्स बेचने का धंधा शुरू कर दिया। सीनियर ऑफिसर फिर सवाल करता है, खाने से तुम्हारा क्या मतलब है? प्रेम एक बार फिर से हंसते हुए बोला, सर, मामा का लीवर खाने के बाद मुझे इंसान के मांस का टेस्ट लग गया था। 1.5 साल तक खुद को रोकने की कोशिश की, पर फिर ये तलब थी कि शांत ही नहीं हुई। फिर मैंने अपने मन की सुनी और कम से कम 22 से 24 बच्चों को मारा, खाया और उनके ऑर्गन्स बेचे। अब पांडे ने गुस्से में एक थप्पड़ मारकर पूछा, तूने उन बच्चों को क्यों मारा? प्रेम बिना किसी पछतावे के कहता है, आपकी बच्ची को तो कुछ नहीं किया ना, फिर क्यों परेशान हो रहे हैं? पांडे गुस्से में बोला, मेरी बच्ची और उन बच्चों में क्या फर्क है? प्रेम मुस्कुराते हुए कहता है, आप कहाँ अपनी बच्ची की तुलना उन बच्चों से कर रहे हैं जिनकी आप बात कर रहे हो? वो तो वैसे ही मरने वाले थे। मैंने तो उनकी जिंदगी को एक मकसद दिया, उनके ऑर्गन्स बेचकर किसी का भला ही तो किया है। सीनियर ऑफिसर पूछता है, इस सब में बस्सी का कितना हाथ है? प्रेम सीधा जवाब देने से कतराते हुए कहता है, ये सवाल नहीं है, कोई और पूछो। इसी बीच पता चलता है कि गुंडों ने छोटे लाल को मार डाला है। प्रेम को जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन उसे बस एक ही टेंशन थी, उसका शो छूटने वाला था। लेकिन तभी वह देखता है कि पुलिस स्टेशन के टीवी पर कौन बनेगा करोड़पति चल रहा था, और जब उस महिला ने शो जीत लिया तो प्रेम खुशी से झूम उठा। प्रेम पांडे को चुमकी के शव का ठिकाना ऐसे बता रहा था जैसे कोई खजाना बता रहा हो। वह नाली से मिले कंकालों की भी बात करता है। पांडे का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा था, पर प्रेम के चेहरे पर कोई असर नहीं था। आखिरकार बस्सी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन बस्सी की पहुंच काफी ऊपर तक थी और पूरा विभाग उसे छुड़ाने में लग गया। सबसे पहले उन्होंने पांडे को नौकरी से निकलवा दिया। अब कहानी 6 महीने आगे बढ़ती है, जहां बस्सी को क्लीन चिट दे दी गई है और प्रेम को मौत की सजा सुनाई गई है। बस्सी साफ बच निकला है, जबकि प्रेम पूरी तरह फंस गया है। नौकरी से निकाल दिए जाने के बावजूद जब पांडे ये खबर देखता है तो वो सीनियर से प्रेम से मिलने की विनती करता है। आखिरकार वो पांडे को उससे मिलने दे देते हैं। पांडे उससे कहता है, तुम जो छोटे लाल के हाथ अपने घर पैसे भिजवा रहे थे ना, वो पैसे वहाँ तक नहीं पहुँच पाए क्योंकि छोटे लाल को तुम्हारे सेठ बस्सी ने मरवा दिया। प्रेम कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, वो ऐसा कर ही नहीं सकते, देखना सेठ मुझे यहाँ से निकाल लेंगे। तब पांडे कहता है, तुझे पता भी है तेरे सेठ ने सारा इल्जाम तुम पर डाल दिया है, अब वो नहीं बचाने वाले तुम्हें। अब तो बोल दो कि वो भी शामिल थे तुम्हारे इस कर्मकांड में। प्रेम एक डीवीडी का जिक्र करता है जिसमें सारा सच था, और वो डीवीडी उसके गांव में उसकी बीवी के पास थी। पांडे प्रेम के गांव जा रहा होता है तो उसका जूनियर पांडे से कहता है, सर आप दोबारा इस लफड़े में क्यों पड़ रहे हो? आप जा तो रहे हो लेकिन वापस तो आओगे ना, कहीं फंस मत जाना। पांडे प्रेम की बीवी से मिलता है तो उसकी बीवी उसे एक डीवीडी देती है जिसके ऊपर लिखा था सदा बहार तराने। पांडे वो डीवीडी लगाता है तो उसमें वही सब रिकॉर्ड था जो बस्सी और प्रेम मिलकर करते थे। इसे देखकर पांडे दंग रह जाता है कि कितने दरिंदे हैं ये दोनों। अब पांडे बस के इंतजार में रोड पर खड़ा होता है, पर कोई बस नहीं आ रही थी। तभी एक गाड़ी आती है तो वो लिफ्ट ले लेता है। गाड़ी में वही गुंडे थे जिन्होंने छोटे लाल को मारा था। वो गुंडे पांडे को एक फोटो दिखाते हैं और कहते हैं, हम इसकी तलाश में हैं। वो फोटो पांडे की ही थी। पांडे समझ ही रहा होता है कि तभी उन पर लगातार हमला करते हुए वो लोग उसे मार डालते हैं और फिर डीवीडी तोड़कर फेंक देते हैं। एक बार फिर कहानी 6 महीने आगे बढ़ती है, जहां हम देखते हैं कि पुलिस की ओर से बस्सी को क्लीन चिट दे दी गई है और प्रेम को मौत की सजा सुनाई गई है। मतलब बस्सी बच निकला और प्रेम पूरी तरह फंस गया। फिर हम देखते हैं पांडे के जूनियर को, जो अब सीनियर बन चुका है। मतलब ये कि पांडे कहाँ जा रहा था इसकी खबर इसी ने पहुंचाई थी और ये जवाहर के साथ मिल गया था और उसका चमचा बनकर प्रमोशन भी ले लिया। हम देखते हैं कि पुलिस स्टेशन में पांडे का मिसिंग पोस्टर लगा हुआ है, यानी उसकी लाश तक नहीं मिली और किसी को नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ। पर एक पुलिस ऑफिसर को पांडे के मिसिंग का बड़ा गम था। तभी उसके घर के बाहर कोई एक पार्सल छोड़ जाता है। उस पार्सल में एक डीवीडी होती है जिस पर लिखा होता है और भी सदा बहार तराने, जिसमें शायद बस्सी और प्रेम की बाकी की वीडियो होंगी। और इसका मतलब था कि कोई तो था जो सच बाहर लाना चाहता था।